हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 21वां अध्याय प्रमुख पद अधिकारी गण के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये भाग 4 है। जी गाइस, ये भाग 4 है और ये अंतिम पार्ट है प्रमुख पद अधिकारी गण के, क्योंकि इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है मैंने ऑलरेडी 3 क्लास में कवर कर चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बाकी थे 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रमुख पद अधिकारी गण के, वो मैं इस भाग 4 चौथा क्लास में जो है पूरा इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। और जो प्रमुख पद अधिकारी गण हैं वो हैं उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो इन सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है इस भाग 4 में मैंने कवर किया है और ये अंतिम पार्ट है पद अधिकारी गण की। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन भाग ले सकता है? तो ये ले सकता है महान्यायवादी। कौन ले सकता है? महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद अधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? संबोधित करने का अधिकार है। तो किस सदस्य किसको है ये अधिकार? तो यह अधिकार है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। किसको है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो कौन करता है यह पद? तो ये धारण करता है भारत का न्यायवादी। कौन करता है? भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो कौन है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी? तो ये है भारत के महान्यायवादी। कौन है? भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदस्य ना होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? तो कौन है जो ये सदस्य ना होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है और मत देने के अधिकार के बिना? तो कौन है ये? तो ये है कौन? महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो कैसा होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल? तो ये है एक प्रशासनिक अधिकारी है। क्या है? ये एक प्रशासनिक अधिकारी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कौन परामर्श देता है? तो ये देता है कौन? एडवोकेट जनरल। कौन देता है? एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है तो कौन होता है? तो ये होता है कौन? एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो किसको है यह अधिकार? तो ये है किसको? महाधिवक्ता को। किसको है? महाधिवक्ता को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है मुख्य सत्कर्ता आयुक्त का नियुक्त? तो ये करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो किसके अधीनस्थ कार्य करते हैं जिला कलेक्टर? तो ये करते हैं संभागायुक्त की। किसके? संभागायुक्त की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो कौन है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी? तो ये है कौन? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन होता है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी? तो ये होता है कौन? एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है इनका प्रधान? तो ये होता है कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार की व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है यह शक्ति? तो ये है नियंत्रक व महालेखक परीक्षक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है वह अधिकारी? तो वह है कौन? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो किसके लिए प्रमुख रूप से काम करता है? तो ये करता है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करने का होता है?
लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करने का होता है? तो किसके व्यय पर नियंत्रण करने का होता है? तो ये होता है कार्यपालिका के। किसके? कार्यपालिका के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकारी क्षेत्र में आता है? भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखन तथा लेखा परीक्षण ये किसके अधिकारी क्षेत्र में आता है? तो किसके अधिकारी क्षेत्र में आता है ये? तो ये आता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के अधिकारी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था उसके पद की सृजन? तो ये किया गया था संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है यह नियुक्ति? तो ये की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास इस तरह रहा। क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार अगर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।